हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयंत सिंह। आज जो हम लेक्चर में देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि जो हमारा GS 3 है पेपर, उसमें हमारा सेक्शन होता है जिसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। आज हम इस पार्ट को देखेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आखिरकार इस पार्ट में मेंस पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेंस का हमारा सिलेबस है सबसे पहले हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिसको हम फॉलो करके इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारा लगभग हर साल 2 क्वेश्चन हमारा मीन्स में आता ही आता है। भले ही पेपर जो पहले आता था जिसमें 12.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते तो भी आपका 25 मार्क्स ये कवर करता था, और अब जब एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी वो 25 मार्क्स कवर करता है। तो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसको हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, ज़्यादा हमारे सिलेबस का पार्ट लेगा नहीं और शॉर्ट शॉर्ट आपको स्कोर दिलाएगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कुछ चीज़ें। और ये आप सिलेबस देखोगे GS पेपर 3 का, इसमें नीचे आओ, स्टार्टिंग में तो इकोनॉमिक्स के हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, और ये वाला सिर्फ आप देख लो, सिर्फ एक पार्ट है आपका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सिर्फ ये छोटा सा एक लाइन का सिलेबस जो मेंशन किया हुआ है, इससे आपके 2 क्वेश्चन और बहुत इजीली 25 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर इस सेक्शन की आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। थोड़ा सा हम इसके सिलेबस के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इनको हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन सिलेबस में दिया हुआ, उसको हम फर्दर और डिकोड करेंगे तो हमें दिखेगा कि कई सारे टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं। जैसे हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना, उनके हैबिटाट का कंजर्वेशन कराना, ठीक है। इसमें आपके और भी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। पीटलैंड्स अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना चाहते हो आप, ठीक है। एफॉरेस्ट्रेशन कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। जो भी आपके इको सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इन सितु एक्स सितु जो हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें उसके पार्ट होंगे। इसके साथ साथ कई सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ आते रहते हैं, एक्ट्स आते रहते हैं, उनके क्या प्रो कॉन्स, उसमें क्या इशू है, किस तरीके से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो एजेंसीज़ हैं, लाइक हमारे लिए टाइगर के लिए होता है NTCA, ठीक है, NGT के भी कई सारे आते रहते हैं। तो ये जो बॉडीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है, इनके क्या फैसले हैं, इनका क्या सजेशन है, रिकमेंडेशन है, रिपोर्ट्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। और फिर साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो ऑलरेडी आपने काफ़ी सारा पढ़ रखा है अपने प्रीप के प्रिपरेशन के समय, उसी को अब हम इशू बेस्ड देखेंगे कि मेंस के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कि आपका नेचुरल कैपिटल हो गया, कैरिंग कैपेसिटी हो गया, इकोसिस्टम सर्विसेज हो गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कॉन्सेप्ट का, छोड़ो। नेचुरल कैपिटल हो गया, आपका कैरिंग कैपेसिटी हो गया, इकोसिस्टम सर्विसेज हो गया, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम अच्छे से देखेंगे। इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है कई बारी, ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों को मेंशन किया है। फिर उसका जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इस टॉपिक को जब हम डिकोडिफाई करते हैं तो हमें कई सारे सब पार्ट्स मिलते हैं इसके। जैसे लैंड हो गया, तो लैंड से रिलेटेड जो भी पॉल्यूशन वाले और डिग्रेडेशन वाले कॉन्सेप्ट हो गए उसको, तो जैसे हम देखते हैं हमारे लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सॉइल का मैनेजमेंट इस समय होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन और ये सारी चीज़ें आप बहुत सारी प्रॉब्लम देखते रहते हो। साथ ही साथ लैंड का डिजर्टिफिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है इस समय। अच्छा खासा हमारा लैंड का पोजीशन डेजर्ट बनता जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, वही सारी चीज़ें होंगी इसमें। सिमिलरली सैंड माइनिंग है, सैंड माइनिंग पे तो यार 2-3 बार UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। मेंस में भी पूछा, प्री में भी पूछा, ये तो फेवरेट टॉपिक है सैंड माइनिंग, ठीक है। ऐसे ही कोस्टल इरोजन है, ठीक है। सिमिलरली जब हम एयर वाले में जाएंगे तो हमारा जो एयर पॉल्यूशन होते हैं, इंडोर आउटडोर, ये सारे आ जाएंगे। क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इनके क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव्स ले रही है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ओजोन होल, उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। आपको सब कुछ अच्छे से मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे ऐसे ही वाटर है, वाटर को भी हम देखेंगे। तो वाटर में हमारे एक तो ग्राउंड वाटर हो जाएंगे, जो रिवर पॉल्यूशन होते हैं वो सारी हो गई। यूट्रोफिकेशन इस समय जो है काफ़ी है इम्पॉर्टेंट, उसको देखेंगे। डीप सी माइनिंग की वजह से काफ़ी सारे जो है पॉल्यूशन फैल रहे हैं, वो सारी चीज़ों हैं, ठीक है। सिमिलरली फिर
ये जब पॉल्यूशन वाले 3 टॉपिक हमारे लैंड, एयर, वाटर ख़त्म होते हैं, उसके बाद आ जाता है कि जो हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करें। तो इसलिए ये तीसरा सेक्शन मैंने डिवाइड किया आप लोग के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे जो भी हमारे प्लास्टिक वेस्ट हैं, ई वेस्ट हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट है, इनके लिए क्या लॉज हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, किस तरीके से इनको मैनेज किया जा सकता है और क्या रिकमेंडेशन है इनके बेटर प्लानिंग के लिए। जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है सस्टेनेबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो होता ही रहेगा पॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है। और आप देखो, तो हम देखेंगे अभी जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हम देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड लगातार यूपीएससी कई क्वेश्चन पूछता रहा। तो रिन्यूएबल एनर्जी से मैंने अलग से ही सेक्शन दिया है जिस पर हम स्पेशली फोकस करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होंगे, नेशनल लेवल पे जो कन्वेंशन होंगे, उन सबको देखेंगे। उसके बाद हमारे सिलेबस में हमने 3 टॉपिक देखा था। एक तो कंजर्वेशन देखा था जो हमने डिस्कस कर लिया, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन देखा था, डिस्कस कर लिया। लास्ट है हमारा जो है EIA, ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, कैसे होता है, क्या गाइडलाइंस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, कुछ केस स्टडीज़ को लेके देखेंगे और कुछ सजेशन देंगे कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसमें क्या कमियां रह गई हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा जिस जो बात मैं कह रहा हूँ उस चीज़ पे। आइए तो अब हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो अभी रिसेंटली आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, कोस्टल सैंड माइनिंग से रिलेटेड आया, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि सैंड माइनिंग बहुत हॉट टॉपिक है, आता रहता है। प्री में भी कई बार आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, कि क्या कॉज हो सकते, नहीं, क्या फैक्टर्स होते हैं और क्यों होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आती रहती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को डिटेल में हमको समझना है, प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। तो कोस्टल सैंड माइनिंग है। फिर उसके बाद आप ये देख लो, कैरिंग कैपेसिटी वाले जो मैं बोल रहा था वो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इसको हम समझेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सिमिलरली आप और देखो, नेक्स्ट है आपका ये थर्ड क्वेश्चन जो पूछा था। इसमें आपका सॉलिड वेस्ट जो होते हैं उनको कैसे, जो कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है उनकी को कैसे रोकेंगे, और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड जो मैंने कंजर्वेशन वाला टॉपिक बताया था, उसी में देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन सबको पता ही होगा, रामसर कन्वेंशन, तो उसका कैसे यूज़ कर रही है इंडिया, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें कर रही है वो पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन हम देखें थर्ड, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, सिंपली कि किस तरीके से वेरी करता है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, किस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है हेल्पफुल है इस चीज़ को और कंजर्वेशन करने में, ठीक है। तो बेसिकली वही मैंने बताया ना कि जो मेन टॉपिक्स है और उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, या जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे चीज़ें हो रखी हैं, उनको हमको समझना है डीप में थोड़ा, ठीक है। और बस हो गया सिंपली। ऐसे ही हमें हिमालयन देखना है। हिमालयन इस समय बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। हिमालय से रिलेटेड रिसेंटली रिपोर्ट भी आया था और लास्ट ईयर 2019 में भी हिमालय से रिलेटेड जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट थे उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हिमालय पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेटिक चेंज का, वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, इनका इन पे भी क्या इम्पैक्ट क्लाइमेटिक चेंज का पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे, सब कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, जैसे और हो गया इसमें रिहैबिलिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो लोग जाएंगे कैसे, उनको कैसे रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट उससे रिलेटेड क्या चीज़ें कर रही है, या फिर जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, जैसे कि अभी नर्मदा वाला जो डैम बना था, उसमें भी आप लोग देख लीजिए कितने लोग वहाँ से ट्राइब्स को रिहैबिलिटेट कराना ही पड़ा। उनके लिए प्रोसेस बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड है उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। वो लोग उतने दिन से रह रहे हैं जहाँ जिस नए लोकेशन पे मूव करते हैं, ठीक है, उस पर भी बहुत सारी बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि अब पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं थी, अब आ गई। बहुत सारे होते हैं प्रो एंड कॉन्स, वो सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे जब हम इस टॉपिक को देख रहे होंगे। फिर ऐसे ही आपका जो है सैंड माइनिंग, जैसे वैसे ही आपका इलीगल माइनिंग जो होती हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, वो सारी चीज़ें, गो एंड नो गो जोन्स क्या हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमारे टॉपिक में कवर है, आप उसका टेंशन मत लो। फिर मैंने बताया था जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार यूपीएससी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है, ठीक है। आप सिंपली देख लो, या अभी मैं दिखाता हूँ कितना रिन्यूएबल एनर्जी पे आप लोग का क्वेश्चन पूछा है, तो यही देख लो, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से पूछ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी एक पूछ रखी है, उसका इम्पैक्ट आपको एनालाइज करना है। सिमिलरली सोलर एनर्जी पे पूछा है, सोलर एनर्जी
का बाकी थर्मल पावर और बाकी सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो जो हमारा कार्बन क्रेडिट है उसकी बात किया है। ये हमारे जो है UNFCCC का जो अभी क्योटो प्रोटोकॉल है जिसके अंदर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बाकी सारी चीज़ें आती हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम काफ़ी सिंपल से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक पर्टिकुलर केस स्टडी टाइप से लिया कि भाई बताओ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स का किस तरीके से हम करते हैं और उनका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम भी ऐसे कुछ केस स्टडीज़ लेके चीज़ों को तैयार करेंगे। फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गवर्नमेंट बना रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लो ना, एकदम बहुत सिंपल करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को आप तैयार रखो कि क्या क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड आप चीज़ों को करोगे, आपके आराम से तैयार हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे रिवर लिंकिंग जो अभी चल रहा था काफ़ी ज़्यादा कि किस तरीके से हम केन बेटवा को लिंक करेंगे, किस तरीके से जो हमारा नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे एक्सेस वाटर रहता है उसको हम अपने साउथ इंडिया के वाटर चैनल से कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जो एक्सेस वाटर वो साउथ में आ सकता है, वहाँ के लोग यूज़ कर सकते हैं। जो ड्रॉट पड़ता है वो सारी लोकेशंस में ड्रॉट नहीं पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक तरफ तो फ्लड होता है नॉर्थ में और दूसरी तरफ साउथ में आपको ड्रॉट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो वो सारे फ़ायदे हैं कुछ, लेकिन बहुत सारे उसके प्रो कॉन्स हैं, निगेटिव हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन मत लो। ऐसे ही जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो क्या है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो हो गया। फिर नेशनल मिशन जो आपका क्लीन गंगा पे चलाया है वो गया है, वो भी रिवर पॉल्यूशन हटाने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में एनालाइज करना। तो वही सिंपल पॉलिसीज़ हैं, सिंपल टॉपिक्स हैं। कुल मिला के मैं बता रहा हूँ 15 से 20 टॉपिक हैं जिसमें आपका ये कवर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे देख लो, ये नेशनल वाटर पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम कल अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग को, आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। ओके, सो एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।